हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपके आने वाले रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कवर किया है। आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमारे रेलवे स्पेशल साइंस बैच को ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी होली का ऑफ़र चल रहा है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स फी 599 है। आप इसमें 35% डिस्काउंट के साथ उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफ़र जो है आपको 6 मार्च तक मिलेगा। तो आप में से जो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये साइंस का बैच है। इससे जुड़ने के बाद बहुत कम चांस है कि रेलवे एग्जाम में आपसे साइंस के प्रश्न छूट जाएंगे, नहीं बनेंगे, बहुत कम चांस है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे 35% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, तो आप इस वाले कूपन कोड को देख लेना वहाँ पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 35% डिस्काउंट के साथ प्राइस दिखाएगा। कोर्स का डेमो वीडियो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, ऐप पर भी आप देख सकते हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? तो यह है संसाधनों के वितरण में असमानता। संसाधनों के वितरण में असमानता, किसी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास संसाधनों की बहुत कमी है, तो इससे हमारे समाज का जो जीवन स्तर है वो खराब होता है। बी हमारा राइट आंसर। जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। ये ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं ये हमारे भोजन होते हैं, है ना। जो भोजन हम लोग खाते हैं वही है। तो भोजन को ग्रहण करना, उसका यूज करना ही पोषण कहलाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम भोजन बॉडी में लेते हैं तो उस भोजन का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। हमारे बॉडी में तरह तरह के रिएक्शंस चल रहे हैं, अभिक्रियाएं चल रही हैं, उससे जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और भोज्य पदार्थ को तोड़ करके, है ना, जो भोजन में खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके, उसको पचा करके वहाँ से एनर्जी को निकालना श्वसन कहलाता है। एक वस्तु बिंदु ओ से बिंदु ए तक एक सीधी रेखा में चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है, जो कि ओ की ओर ए से 30 मीटर दूर है। तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का परिणाम क्रमशः क्या है? मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है, ओ से ये बिंदु ए है, 100 मीटर की दूरी पे है ये ए ओ से। एक वस्तु ओ से ए जाती है, फिर वो मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है। इधर कहीं बिंदु बी है ना, इधर कहीं बिंदु बी है, जो कि ओ की ओर ए से 30 मीटर दूर है। यानी ये डिस्टेंस जो है, ये जो बी ए डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, यानी कि ये 70 मीटर है, टोटल 100 मीटर है। तो डिस्टेंस वस्तु के द्वारा जो है वो कितनी चली गई है डिस्टेंस, तो 100 मीटर ओ से ए जाने में और 30 मीटर ए से बी आने में, ठीक। तो 100 मीटर प्लस 30 मीटर 130 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? जो अंतिम स्थिति है, जो प्रारंभिक स्थिति है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो प्रारंभिक स्थिति है उसको पहले मार्क कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, जो अंतिम स्थिति है उसको चिन्हित कर लेते हैं और स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो ओ और बी, ये देखो प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, उसकी लंबाई निकालेंगे तो 70 मीटर जो है वो आने वाली है। तो डिस्टेंस है 130 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 70 मीटर। 130 मीटर और 70 मीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग डैश होगा। अब यहाँ पर आपसे औसत वेग पूछा गया है ना, औसत वेग पूछा गया है। औसत वेग कैसे निकालते हैं?
औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे में समय। अब देखो समय तो लगा 35 सेकंड एक चक्कर लगाने में, लेकिन एक चक्कर लगाने में जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक चक्कर लगाएंगे तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक हो जाए, विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन 0 हो जाएगा तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा डैश को नियंत्रित किया जाता है। तो कीटनाशकों का उपयोग किया जाएगा कीटों को मारने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए शाकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है, कवकों को मारने के लिए कवकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है, और कीटों को मारने के लिए कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। आप बस में थे, बस चल रही थी, जैसे ही बस के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है आप आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी बस जिस दिशा में चल रही थी उधर की ओर आप गिर जाते हैं, है ना। तो चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम बोलना ठीक नहीं होता है, न्यूटन की गति का पहला नियम होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? न्यूटन ने तो बहुत सारे नियम दिए हैं। न्यूटन ने तो बहुत सारे नियम दिए हुए हैं भाई, कौन सा नियम? तो न्यूटन की गति का पहला नियम होना चाहिए था, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है, ये भी आप याद रखेंगे, बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा जो है इससे मिलता है, न्यूटन की गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है यहाँ से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है कि कितना बल लगेगा तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन विधि के माध्यम से गुणन करता है? तो एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका एक बार में बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसी को हम लोग बहुविखंडन बोलते हैं। और बहुविखंडन के लिए जो है आपको केवल और केवल प्लाज्मोडियम ही पढ़ना है, केवल और केवल आपको प्लाज्मोडियम ही पढ़ना है ना, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। ये जो लिशमेनिया है इसके कारण कालाजार होता है, इसके कारण जो है कालाजार होता है। और इसमें क्या होता है? द्विखंडन होता है। इसमें द्विखंडन होता है, यानी कि एक लिशमेनिया जो है, दो लिशमेनिया, ये भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। तो लिशमेनिया एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। हमसे बहुविखंडन के बारे में पूछा था तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है? पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए, हेल्दी रहने के लिए 9 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि वृत्त पोषक बोलते हैं, ठीक। इनके नाम याद रखिएगा। सबसे पहले आप कार्बन का भाई हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पड़ोसी ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है H, है ना, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद याद रखेंगे NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें यही NPK होता है, राइट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। उसके बाद याद रखेंगे आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 9 हो गए ना। इन्हें कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट को ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमा करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे वो घूम रहे होते हैं, मान लीजिए कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस
पथ पे वो घूम रहे होते हैं, जिस पथ पे वो घूम रहे होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं या फिर कक्षा बोलते हैं, है ना। हम इसे क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं या फिर कक्षा बोलते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसे हम लोग शेल बोल देते हैं या फिर ऑर्बिट बोल देते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊर्जा स्तर? क्योंकि एक कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है ना। जैसे अगर इस वाले कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपनी ऊर्जा जो है विकृत नहीं करती है ना। अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करती है, उसकी ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है ना, स्थिर रहती, उसकी ऊर्जा जो है घटती नहीं है। तो इसी को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है ना, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्रवों का डैश, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, सही है। आयतन निश्चित नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ये कथन जो है ये गैस के लिए सही है ना, गैस के लिए सही है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, नहीं, ये किसी के लिए नहीं है। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये ठोस के लिए सही है, ये ठोस के लिए सही है। आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ये द्रव के लिए सही है, ये द्रव के लिए सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है? ये भौतिक गुणधर्म भाई किसके हैं? अधातुओं का है ना, धातु का नहीं, अधातु का है। उच्च गलनांक और क्वथनांक ये धातुओं का गुणधर्म है ना, ये धातु का गुणधर्म है। धुंधला रूप, गैर चमकदार, ये अधातु का गुणधर्म है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो धातुएं होती है ना उनमें चमक होती है। अगर धातु अपने शुद्ध रूप में है, उसका संक्षारण नहीं हुआ है, तो उनमें चमक होती है। जैसे अगर लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, अगर ये सारे अपने शुद्ध रूप में हैं तो उनमें चमक होती है ना, उनमें चमक होती है। धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है, धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो ये गुण जो है ये धातुओं के अंदर देखा जाता है ना, धातु के अंदर देखा जाता है। और धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तो ये गुण भी धातु के अंदर देखा जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। तो बच्चे पैदा करना, एक इंसान अगर बच्चा पैदा नहीं करता है अपने जीवन में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा, ठीक। लेकिन उनको भाई खाना खाना होगा, भोजन तो करना होगा, भोजन करना होगा। जो अंदर में बॉडी में रिएक्शन से चल रहे हैं, जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ बन रहे हैं उसे बाहर निकालना पड़ेगा, सांसें जो है उनको लेनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन बच्चे अगर नहीं पैदा करें तो भी जो है वो जीवित रह पाएंगे। अगर इन सारे कामों को करना वो बंद कर दे या फिर इनमें से कोई भी काम जो है बाधित हो जाए तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा, है ना, फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध डैश है। टोटल जो प्रतिरोधकों की संख्या है वो है 10, टोटल जो प्रतिरोधकों की संख्या है वो है 10 और सारे का जो प्रतिरोध है वो एक समान है R के बराबर। तो अगर हम इन सारे को लगाते हैं श्रेणी क्रम में तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल कर आएगा? N इंटू में R, ये निकल करके आएगा। अगर हम इन सारे को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो समतुल्य निकल करके आता R बट्टे में N, ठीक। तो आंसर हो जाएगा, ये N के स्थान पर 10 दिया हुआ है तो 10 R हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जो है किसे डिनोट करते हैं, है ना, किसे निरूपित करते हैं? तो ये रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर है यानी कि प्रतिरोधक है ना, प्रतिरोधक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेल होता है, एक सेल,
और बहुत सारे सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं, उसे हम बैटरी बोलते हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सिंबल होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। जैसे इस वाले प्रतिरोध में क्या है कि जो मान है वो निश्चित है, फिक्स है। अगर आपने बोल दिया 20 ओम तो 20 ओम का ही ये प्रतिरोध देगा। लेकिन इसमें ना पूरा रेंज होता है 20 से 100, तो आप जो है स्लाइड करके चेंज करके जो है आप प्रतिरोध को बदल सकते हो। और ऐसा इसलिए इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि क्योंकि धारा को जो है हम चेंज कर सकते हैं कि अगर हमको धारा कम चाहिए होगा तो प्रतिरोध बढ़ा देंगे इससे, है ना, बदल करके धारा जो है कम बहेगी। अगर धारा ज़्यादा बहाना हो तो हम प्रतिरोध को कम कर देंगे ताकि धारा जो है ज़्यादा बहे। तो इससे हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। इससे हम लोग धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, है ना, धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। रियोस्टैट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, रियोस्टैट बोलते हैं, है ना, रियोस्टैट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी हॉल या कमरे में अनुनादन, इसी को हम लोग अनुरणन बोलते हैं, का मुख्य कारण क्या है? जैसे आप एक खाली कमरे में एक बार आप हेलो बोलेंगे तो हेलो जो है हेलो 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 लगातार कुछ समय तक ध्वनि जो है बनी रहती है, इसी को अनुरणन बोलते हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो जो ध्वनि है, जो आपके मुंह से जो है ध्वनि निकल रही है, कुछ समय तक जो है आपको लगातार सुनाई देती रहती है ना। वो जो ध्वनि है वो लगातार कुछ समय तक बनी रहती है, इसी को हम लोग अनुरणन बोलते हैं। और ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, बहुपरावर्तन के कारण। ध्वनि जो है टकरा करके बार बार परावर्तित होती है, इसी के कारण अनुरणन होता है। और जब हम घर में बहुत सारे सामान रख देते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर जो सारे सामान होते हैं घर में वो ध्वनि को अवशोषित कर देते हैं, बार बार परावर्तित नहीं होने देते हैं। राइट। संक्षारण क्या है? संक्षारण ये अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे संक्षारण लोहे पर जंग लगना, है ना, तांबा का हरा हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना, संक्षारण है। और ये सब के सब जो है अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो परत ऊपर चढ़ती है वो एक नया यौगिक होता है। जैसे चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर जो है जो आयरन होता है उसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है जो कि कार्बोनेट की परत होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? अब देखो, गोल्जी उपकरण जो है ये बिल्कुल ही अलग कोशिकांग है इन चारों से। यानी गोल्जी उपकरण का संबंध तो इनमें से किसी से भी नहीं है। राइट। प्लास्टिड अलग है भाई, न्यूक्लियस अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अलग है। तो गोल्जी उपकरण ये डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनल है, बिल्कुल अलग कोशिकांग है, इनमें से किसी के साथ भी संबंध नहीं है। फिर भी आपके एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में पूछा गया होगा कि हमारे कोशिका के अंदर ना जो जालिका तंत्र है ना, या फिर झिल्लियों का तंत्र है, मेम्ब्रेन सिस्टम बनाने का काम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो करती है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों मिल करके जो है जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। शायद इसी संदर्भ में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है और आपका जो आंसर है वो दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि गोल्जी उपकरण का संबंध जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य डैश होगा। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो जाए तो किया गया कार्य धनात्मक होता है ना, किया गया कार्य धनात्मक होता है और बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऋणात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन ये एक दूसरे के विपरीत हो जाए। ठीक, शून्य के बराबर कब होगा? शून्य के बराबर कब हो सकता है? जब बल 0 हो जाए, या फिर जब विस्थापन 0 हो जाए, या फिर जो बल है और विस्थापन है इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। और धनात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। वैसे केस में हम कार्य निकालने के लिए सिंपली बल और विस्थापन को गुना कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब बल और विस्थापन जो है एक ही दिशा में होते हैं। ठीक, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, राइट। ये मीथेन का रासायनिक सूत्र है, C11H22O11 ये सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज ये टेबल शुगर है जो हम घर में चीनी खाते हैं, ये वही वाला चीनी का फॉर्मूला है। C12H22O11 होता है। ठीक है, ये मैंने गलत बोल दिया है, C12H22O11। ठीक, C12H22O11 ये सुक्रोज है। सुक्रोज जो हम घर में चीनी खाते हैं, ये आपका है मेथनोइक नहीं एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। अगर आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना याद है तो कोशिका काय से जुड़े कई छोटे छोटे शाखित भाग होते हैं, उसे हम लोग प्रवर्ध बोल सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रक्रियाएं। भाई प्रक्रियाएं का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्रक्रिया, है ना। प्रक्रिया का मतलब तो प्रोसेस होता है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया? प्रक्रिया है। ये बिल्कुल ही मतलब बेकार वर्ड दिया गया है इस सवाल के लिए, जो कोई सेंस नहीं बनाता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है उसके लिए। अब ये प्रक्रियाएं कैसे आ गया यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। हम ना उसे प्रवर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में प्रोसेसेस बोलते हैं, प्रोसेसेस। एक तो प्रोसेस होता है प्रक्रिया, कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किसी चीज़ को करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पर जिस संदर्भ में जो सवाल पूछा गया है, वहाँ पर जो हम प्रोसेस बोलेंगे तो उसका मतलब प्रवर्ध होता है ना, प्रवर्ध। लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रोसेसेस, है ना, प्रोसेसेस लिखा हुआ है। इसको डाला गया होगा ट्रांसलेटर में, गूगल ट्रांसलेटर में मान लो, है ना, गूगल ट्रांसलेटर में इसको डाला गया होगा और प्रोसेसेस के जगह पर यहाँ पर प्रक्रिया लिख करके दिया होगा, टेप दिया यही वाला प्रक्रिया। जबकि ये बिल्कुल भी उचित शब्द नहीं है, बिल्कुल भी उचित शब्द नहीं है। प्रवर्ध होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग मिस्टेक है, आपके सवाल में प्रक्रियाएं ही लिख करके आया हुआ है। तो यही कारण है कि भाई एक वर्ड जो इंग्लिश में होता है उसके अनंत वर्ड ये लोग बना देते हैं, अनंत। हर बार आपको कुछ नया वर्ड मिलेगा, हर बार कुछ नया वर्ड मिलेगा, अपने मन से बना दो। तो तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से, सेल बॉडी से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रवर्ध होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं? उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। यह तंत्रिका कोशिका की संरचना है। यहाँ देखो, ये जो कोशिका द्रव्य है और इसमें जो नाभिक है, इस पूरे को हम लोग कोशिका काय बोलते हैं। जब हम कोशिका काय बोलते हैं, कोशिका काय को हम लोग सोमा बोलते हैं, है ना, कोशिका काय को हम लोग सोमा बोलते हैं, है ना, सोमा, सोमा या फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी। तो इसमें आपका जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है और प्लस जो न्यूक्लियस है, ये दोनों आ जाएंगे, है ना, ये दोनों आ जाएंगे। और यहीं से देखो ये छोटे छोटे शाखित भाग जो है ये निकले हुए हैं, इसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं।
तो डेंड्राइट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सॉन, ये लंबा भाग होता है, ठीक, और ये जो एंड पॉइंट होता है इसे हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। ये जो एक्सॉन होता है ना, इनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम लोग श्वान सेल बोलते हैं। श्वान सेल, ये श्वान सेल्स जो होते हैं एक पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिसे माइलिन कहा जाता है ना, माइलिन कहा जाता है। और उस पूरे कोशिका को बोल सकते हो, उस पूरे कोशिका को चारों तरफ से ये माइलिन जो है, ये माइलिन जो पदार्थ है वो कवर कर लेती है और माइलिन शीथ बनाती है। तो श्वान सेल जो है ये अलग सेल है, श्वान सेल ये अलग सेल है जो माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। और कहीं कहीं पर माइलिन शीथ जो है एब्सेंट होता है, उसे हम लोग रेनवियर का नोड बोलते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु के बाहर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, काट दो इसको, ठीक। विविक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं होते, अस्तित्व में नहीं होते, गलत हो जाएगा। परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है, सही है। नाभिक है, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं जिसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और विविक्त कक्षा इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं, जैसे इस वाले कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऊर्जा अलग होगी, इस वाले कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऊर्जा अलग होगी। तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा या फिर इसमें घूमेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी चक्कर लगा लेगा, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ भी चक्कर लगा लेगा, ऐसा नहीं होगा। या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले में घूमेगा या तो इस वाले में घूमेगा। इसमें घूमने के लिए अलग ऊर्जा चाहिए, इसमें घूमने के लिए अलग ऊर्जा चाहिए। जो भी ऊर्जा होगी वो निश्चित रहेगी, वो स्थिर रहेगी, ठीक। तो इसे हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, विविक्त कक्षा बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं, सही है। विविक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण करते हैं, नहीं, ऊर्जा विकिरण नहीं करते, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं उसकी ऊर्जा जो है वो एक समान बनी रहती है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डैश और क्षार से डैश का संयोजन होता है जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। तो अम्ल से क्या मिल जाएगा? अम्ल से H+ मिल जाएगा और जो क्षार होगा उससे OH- मिल जाएगा। ये दोनों कंबाइन करके ही बनाते हैं जल, ये दोनों कंबाइन करके ही जल बनाते हैं। तो अम्ल से मिलेगा H+ आयन और क्षार से मिलेगा OH- आयन, है ना। देखो H+ है, यहाँ पर H- है, ये कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएंगे। पहले अम्ल की बात की गई तो पहले H+ आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो H+ होता है ना, H+, इसी को हम लोग प्रोटॉन भी सिंपली बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, तभी तो प्लस चार्ज आया है। तो बचा क्या? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, सॉरी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब बचा क्या? एक प्रोटॉन। तो इसमें मात्र एक प्रोटॉन है, इसलिए हम लोग H+ को सिंपली प्रोटॉन भी बोल देते हैं। दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन यौगिक के रूप में किया जाता है? अब यहाँ पर यह शब्द भी गलत दिया हुआ है, योगज होता है ना, योगज यानी कि एडिटिव होता है ना, योगज। तो हम लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिला देते हैं ताकि पेट्रोल का दहन जो है अच्छे से हो, पेट्रोल का दहन अच्छे से हो। और दहन के बाद जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये उत्सर्जित हो। अगर अच्छे से दहन नहीं होगा तो क्या होगा कि अधजला कार्बन जो कण होगा वो निकलेगा और कुछ हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन सकती है, जो कि जहरीली गैस है। और जो अधजला कार्बन के कण होंगे वो भी जो है हानिकारक होते हैं। अच्छे से जब दहन होगा तो पेट्रोल जल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एथेनॉल हो जाएगा। ये जो एथेनॉल मिलाते हैं इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है, ईंधन में जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन चाहिए अच्छे से जलने के लिए, इसके पूर्ण दहन के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए।
एथेनॉल जो है वही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि एथेनॉल के पास ऑक्सीजन है, एथेनॉल के पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है, परसेंटेज जो है बढ़ जाता है ईंधन में, इसीलिए जो है एथेनॉल को मिलाया जाता है, राइट, एथेनॉल को मिलाया जाता है। एथेनॉल भी जो है दहनशील होता है, एथेनॉल भी दहनशील होता है, और जो पेट्रोल है ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने एथेनॉल को टिक मार दिया है, ये गलत हो जाएगा, एथेनॉल होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एथेनॉल। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? तो जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है उसमें तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, है ना, 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आयताकार पृष्ठ है, ऐसे जोड़ दो एक, ठीक, फिर आप क्या करो, ऐसे जोड़ दो, और फिर आप नीचे से ऐसे लगा दो। तो इस प्रकार से जो है 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, और लेंस कौन सा है भाई? लेंस जो है उत्तल लेंस है। कहाँ रखेंगे किसी वस्तु के आकार का, यानी जो वस्तु का आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है वो एक समान होना चाहिए। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए तो आपको तो कुछ नहीं करना होता है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो F1 होता है इसके बीच में मत डालो, बाकी कहीं पर डाल दो, है ना। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में मत डालो, बाकी कहीं पर डाल दो, आपको वास्तविक प्रतिबिंब ही मिलेगा। लेकिन आपको ये भी चाहिए कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि अवतल दर्पण होता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में ही बनता है। अवतल दर्पण होता है तो आप बोलते हैं कि ये पोल है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण के केस में आपको प्रतिबिंब का जो आकार है वो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का ही मिलता है। कब? यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक समान होता है, या फिर वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब का आकार आपको कब मिलता है? वस्तु के साइज का ही इमेज आपको कब मिलता है? तो जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर डालते हो। अब इसी वक्रता केंद्र को जो है हम लोग लेंस के केस में 2f1 से डिनोट करते हैं, है ना, 2f1 से डिनोट करते हैं। तो क्या बोलेंगे? फोकस दूरी के 2 गुने पर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो f1 है इसी का डबल डिस्टेंस है, ये 2f1। तो जहां हम लोग अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस में उसके स्थान पर क्या बोल देते हैं? 2f1 बोल देते हैं, ठीक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जैसे कि तरलता है, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, ठीक, द्रव्यमान है, रंग है, ये सारे आपके भौतिक गुणधर्म होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, कि कोई पदार्थ किसी के साथ जो है अभिक्रिया कैसे कर रही है वो उसका रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। जैसे हम धातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, तो भौतिक गुणधर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि धातु जो है वो तन्य होती है, आघातवर्ध होती है, धातु में चमक होती है, पीटने पर टन की आवाज़ आती है, विद्युत की सुचालक होती है, ये सब पढ़ते हैं। और रासायनिक गुणधर्म हम क्या पढ़ते हैं कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, ठीक, दूसरे धातु के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि अभिक्रिया कैसे की जा रही है ना, अभिक्रिया कैसे की जा रही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वायु में ज्वलन जो है, वायु में ज्वलन ये रासायनिक गुणधर्म है, ठीक। अलग अलग पदार्थ जो है वो अलग अलग तरीके से वायु में जलेंगे तो वो अपने रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से जलेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। v मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा x जूल है। यदि पिंड का वेग 4v मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? ऐसे v दे करके x दे करके पता नहीं सोचा होगा उन्होंने, जिन्होंने भी सवाल दिया होगा, खतरनाक सवाल बनाते हैं। और बहुत सारे लोग तो आप में से डर भी गए होंगे, यार क्या x जूल है, v 4v। तो गतिज ऊर्जा सीधा समानुपाती है v स्क्वायर का। अगर हम इस चाल को, या फिर आप इसको वेग बोल दो,
सीधी रेखा में गति होती तो चाल बराबर वेग। अगर हम इसको 4 गुना कर देंगे, क्योंकि पहले v था अब 4v हो चुका है, 4 गुना हो चुका है, तो गतिज ऊर्जा ये पहले की 16 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 एक्स जूल हो जाएगा। पहले एक्स जूल था, अब 16 एक्स जूल हो जाएगा। डैश अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन का मतलब होता है रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग। तो जो आपका ये सल्फाइड अयस्क होता है ना, जो सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और हीट किया जाता है इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि सल्फाइड अयस्क नहीं है, कार्बोनेट अयस्क है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट होता है, इसको हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यहाँ से भी आपको ऑक्साइड ही मिलेगा, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं, है ना, निस्तापन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कैल्सिनेशन बोलते हैं, है ना, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग भर्जन बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है, इसको ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट किया जाएगा, या फिर ऑक्सीजन के वायु के अपर्याप्त मात्रा में, या फिर वायु के अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को हीट किया जाएगा, ऑक्साइड बनेगा, और इसे हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ये समानुपाती होता है। जो 2 द्रव्यमान होते हैं जिनके बीच में बल लगता है, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती ये बल होता है। दूरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, दूरी जो है वो स्थिर है, लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया गया। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो ये बल भी 2 गुना हो जाएगा। अगर दोनों का द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन एक का द्रव्यमान 2 गुना किया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना किया गया है, तो ऐसे में बल जो है 2 गुना हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो है आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये आर जो है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती है। जैसे प्लांट जो है वो गति तो नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जाते हैं, लेकिन प्लांट को जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी के अंदर कोशिकाओं में तरह तरह के रिएक्शन से चलते हैं, है ना। तो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गति करते हैं। बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति करते हैं। सोचो, कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कोशिका के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो पदार्थ बनाते हैं वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वही तो है आणविक गति, है ना, वही तो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, आणविक गति। तो एक जीव को जीवित रहने के लिए ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ये जरूरी है, नहीं तो जीव जो है जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। तो भले ही बाहर से वो जीव जो है वो गति नहीं कर रहे हैं, बाह्य गति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर जो है ये आणविक गति होती ही होती है। गति जीवधारियों की एक विशेषता है, सही है, गति जीवधारियों की एक विशेषता है। जो गति करते हैं वो आपके जीव होते हैं, सजीव होते हैं। पौधों में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक रूप है, सही है। पौधों में जो गतियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो वृद्धि संबंधी गति होती है ना, जो पौधा है उसका तना बढ़ रहा है, हम बोलेंगे कि भाई गति हो रही है, जड़ें बढ़ रही है, गति हो रही है, लेकिन छुई हुई की पत्तियां छूते मुरझा जाती हैं, वहाँ भी क्या हुआ, गति हुई है, लेकिन कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो वो वृद्धि संबंधित गति नहीं है। ठीक, आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पौधों में नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना।
गलत कथन ही चुनना था तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो सारे के सारे जीव के अंदर होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई सा भी जीव हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, जंतु हो, पादप हो, सबके अंदर जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर ये रुक जाएगा तो एक सजीव जो है वो जिंदा नहीं बचेगा। निम्नलिखित सभी वाहन, ये सवाल जो है क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उस चैप्टर से पूछा गया है। निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। स्कूटर है, कार है, बस है, साइकिल है, ये सब के सब चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है, सबको रोक देना है। किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? मान लीजिए स्कूटर है, कार है, बस है, साइकिल है, भाई ये सब के सब चल रहे हैं 50 किलोमीटर वेग से। अब ब्रेक लगाया जाएगा सबको रोकने के लिए, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सबको रोकना है, तो किसके केस में ज़्यादा ब्रेक लगाना होगा? तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, बस को रोकने के लिए जो है ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा। बस को रोकने के लिए ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि बस का द्रव्यमान ज़्यादा है। बस का द्रव्यमान ज़्यादा है तो बस का इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर इनर्शिया ज़्यादा है मतलब क्या हुआ कि बस जो अपने गति की अवस्था में है वो अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो है वो ज़्यादा करने वाली है। आप चाहते हैं रुक जाए, लेकिन बस क्या चाहती है? हम चलते रहें, है ना। इनर्शिया ज़्यादा है तो अपने इस चलने के अवस्था में परिवर्तन का वो विरोध ज़्यादा करेगी, तो इसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से ट्रॉफिक लेवल जो है बनता है ना। जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हम लोग सपोषी को डालते हैं, है ना, जिसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। दूसरे वाले में हम लोग शाकाहारी को डालते हैं। तीसरे वाले में हम लोग मांसाहारी को डालते हैं, फिर बड़े मांसाहारी को डालते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से जो है ट्रॉफिक लेवल बनता है, पोषी स्तर बनता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 90 वाट है तो कथित की गई धारा डैश है। तो पावर बराबर होता है V इंटू में I। पावर आपके पास 90 वाट है, विभवांतर 120 वोल्ट है और धारा चाहिए। 0 से 0 उड़ाएंगे, ये I बराबर आ जाएगा 9/12, ये बराबर हो जाएगा 0.75 एम्पियर। बी ऑप्शन राइट आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, इन दोनों के बारे में आप याद रख सकते हो कि इसमें सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धन इनका 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, ये जो सीधा में छोटा प्रतिबिंब है ये आपको ना तो मिलेगा अवतल दर्पण के केस में और ना ही उत्तल लेंस के केस में। ठीक, तो वास्तविक तो बनेगा नहीं। सीधा प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, तो वास्तविक वाले को तो पहले ही उड़ा दो, है ना। हमेशा आपको छोटा ही मिलेगा, आवर्धित वाले को उड़ा दो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद रखिए, सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी होता है। भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है, घन के दो विपरीत फलक के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो ये घन है, सारी भुजाएं एक समान ए के बराबर, दो फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? ठीक, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। ये जो लंबाई है आप लेंगे कौन सी लंबाई? दो फलकों के बीच की लंबाई,
दो फलकों की बीच की आप ये लंबाई लेंगे, है ना। आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो धारा जो है वो ऐसे बहने वाली है। दो फलकों के बीच की लंबाई लेंगे आप, तो ये R बराबर हो जाएगा रो आपको दिया हुआ है, ये लंबाई कितना हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ये जो लंबाई है वो A है तो A के बराबर हो जाएगा। और एरिया आप लेंगे ये, तो एरिया हम लिखेंगे, ये क्या है, अपने आप में एक वर्ग है, तो A गुने में A, तो ये रो A से A खत्म हो जाएगा, रो बाई A। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पढ़ना नहीं है ना, ये आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ पूछ दिया गया है। आपको सिंपली जो है वायर के बारे में पढ़ना है ना, जो धारा हम लोग तार से प्रवाहित करवाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये घन दे करके, अलग अलग घन दे करके, या फिर वृत्त दे करके, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, या फिर त्रिभुज दे करके, ये सब नहीं पढ़ना है। कार्बन यौगिकों का सह संयोजक आबंधन आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है। देखिए, जो सह संयोजक आबंधन से यौगिक बनता है उसे हम लोग सह संयोजक यौगिक बोलते हैं। और एक होता है आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जो सह संयोजक यौगिक होते हैं इनका गलनांक भी निम्न होता है, क्वथनांक भी निम्न होता है। ठीक, निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक दोनों, हाँ ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उच्च चालकता गलत हो जाएगा। ये यूजुअली होते हैं कुचालक, है ना। ये जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं ये सुचालक होते हैं, लेकिन कब सुचालक होते हैं, जलीय विलयन में, या फिर वो अपने गलित अवस्था में हो। गलित अवस्था में ठोस के रूप में जब ये होते हैं तब ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देंगे तो विद्युत का चालन हो जाएगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड को जो है पिघला दो आप, है ना, यानी सोडियम क्लोराइड ही प्योर रहेगा लेकिन वो अपने गलित अवस्था में रहेगा तो भी विद्युत का चालन होगा। पानी में घोल दो तो भी हो जाएगा, लेकिन आप सोडियम क्लोराइड को आप ठोस के रूप में रखेंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक, और जो आपके ये सह संयोजक यौगिक होते हैं भाई वो तो विद्युत का चालन करते ही नहीं है। सह संयोजक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति स्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये सिक्रेट करती है पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि जो है इस हार्मोन को सिक्रेट करती है। जब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है वयस्कों में तो जो बीमारी होती है उसे हम लोग एक्रोमीगेली कहते हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति की जो लंबाई है, शरीर की लंबाई वो तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन क्या होगा, हाथ की लंबाई अधिक हो जाएगी, ठीक ना, उंगलियों की लंबाई जो अधिक हो जाएगी। जैसे आपके शरीर की जो लंबाई है, आपके हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों की लंबाई वो आपके शरीर की लंबाई के अनुसार है। इस वाले में क्या हो जाएगा कि शरीर की लंबाई तो नॉर्मल रहती है लेकिन उंगलियों की लंबाई अधिक हो जाती है, हाथ की लंबाई अधिक हो जाती है ना, पैर की लंबाई अधिक हो जाती है, ये होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन मान लीजिए कि बचपन में कम बना है बॉडी में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, व्यक्ति बौना रह जाएगा। अगर मान लीजिए बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया तो एक बीमारी होती है, इसे गाइगेंटिज्म कहा जाता है। गाइगेंटिज्म। द ग्रेट खली आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, पर्सनली नहीं लेकिन आपने देखा होगा, है ना, टीवियों पर, है ना, यूट्यूब पर। द ग्रेट खली आपने सुना है नाम, उनको आपने देखा होगा, वो काफ़ी लंबे हैं क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है, गाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम है। ग्रोथ हार्मोन जो है उनमें ज़्यादा बना है बचपन में। सी ऑप्शन राइट आंसर। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है।
ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए। 6 कार्बन के परमाणु हैं, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है प्लस 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 1 होता है। 6 ऑक्सीजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। 6 2 8 8 और 2 10, 9 10 17 18, 180। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशी, ये जो सिलियरी मसल होती है, सिलियरी पेशियाँ होती है, जो सिलियरी पेशियाँ होती है, पक्षमाभी पेशी बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना। सिलियरी मसल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पक्षमाभी पेशी बोलते हैं, जो हमारे अभिनेत्र लेंस को, आई लेंस को जो है पकड़ के रखती है ना, पकड़ के रखती है। तो जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा लेंस है वो पतला से मोटा हो जाता है ना, पतला से मोटा हो जाता है। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, यानी लेंस जो है वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है लेंस। ये कब पास की वस्तु देखते हैं? तब जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो जो लेंस का कर्वेचर है, लेंस ज़्यादा कर्व हो जाता है, कर्वेचर जो है इंक्रीज हो, लेंस जो है ज़्यादा वक्र हो जाता है, यानी जो लेंस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक। फोकल लेंथ जो है वो घट जाती है। अगर हम पास की वस्तु को देखेंगे ना तो फोकल लेंथ घट जाती है, दूर की वस्तु देखेंगे फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो पास की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ घट जाती है। इस फोकल लेंथ को कम करने के लिए जो लेंस है अपने शेप को बदलता है, अपने कर्वेचर को बदलता है, कर्वेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और लेंस मोटा हो जाता है। और जो ये पक्षमाभी पेशियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो सिकुड़ती है और लेंस को मोटा करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तु देखेंगे तो ठीक विपरीत हो जाएगा। दूर की वस्तु देखेंगे तो फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, कर्वेचर घट जाता है, लेंस पतला हो जाता है और जो सिलियरी पेशी होती है ये शिथिल हो जाती है ना, रिलैक्स कर जाती है, शिथिल होती है और लेंस को पतला करती है। ये तब होता है जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब। एक सफ़ेद ठोस तत्व HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी जो भी वो ठोस तत्व है, जो भी वो सफ़ेद ठोस तत्व है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, हो सकता है। गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या पूछा है? इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये अम्ल है, ठोस या तो कार्बोनेट होगा या फिर बाइकार्बोनेट होगा, अभिक्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी और वो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी शाला निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? तो मधुमक्खियों से शहद मिलता है। निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? तो एथेनॉल का दहन जो है बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। पेट्रोल में कार्बन बहुत ज़्यादा है, कार्बन ही है मेनली, है ना, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है पेट्रोल। बहुत ज़्यादा कार्बन होने के कारण इसका दहन अच्छे से नहीं होता है और वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। जबकि एथेनॉल में कार्बन का परसेंटेज कम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अच्छा खासा है और ये दहनशील है, तो अच्छे से इसका दहन होता है। तो अगर अच्छे से दहन होगा, पूर्ण दहन होगा, तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, काला धुआं भी कम उत्पन्न होता है, काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तो एथेनॉल का दहन जो है स्वच्छ है, क्लीन फ्यूल बोलते हैं हम लोग एथेनॉल को। क्लीन का मतलब ये होता है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड
जो गैस है वो मुक्त होगी और जलवाष्प बनेगा। बाकी कोई भी जो है ऐसी गैस जो है यहाँ पर नहीं निकलने वाली है, बनने वाली है जो वायु को प्रदूषित करे। तो एथेनॉल का दहन स्वच्छ होता है, धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है ना। और ज्वाला जो है यहाँ पर हम कौन सा बोलेंगे, नीली ज्वाला, ब्लू फ्लेम। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है ना, वृत्तीय पथ पर गति हो रही है मतलब कि वृत्तीय गति है, नियत चाल से गमन करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं। देखिए, अगर वृत्तीय पथ पर गति हो रही है तो हम उससे वृत्तीय गति बोलेंगे, उससे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। अगर चाल एक समान है तो उससे हम लोग एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। अगर चाल असमान है तो हम असमान वृत्तीय गति बोलेंगे। याद रखिएगा, वृत्तीय गति में कभी भी वेग एक समान नहीं होता है। या तो चाल एक समान हो सकती है या फिर असमान हो सकती है, लेकिन वेग जो है कभी भी एक समान नहीं होता है, वेग हमेशा असमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी ऊतक है। अब देखो, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ शब्द दिया गया है इसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ भी जो ट्रांसलेशन किया गया है उसी का कमाल है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लांट के अंदर सबसे कॉमन कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है, सबसे कॉमन कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सबसे सामान्य सरल अस्थायी ऊतक कौन है। तो इंग्लिश में सवाल रहा होगा और वहां पर वर्ड रहा होगा कॉमन, ठीक, कॉमन। और इस कॉमन का मतलब यहां पर सामान्य होना चाहिए, ना कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, सामान्य, है ना। कि प्लांट के अंदर सबसे कॉमन या फिर मोस्ट कॉमन जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई कि पादपों में सबसे सामान्य सरल अस्थायी ऊतक कौन है, तो पैरेन्काइमा। प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो पैरेन्काइमा ही है। सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो पैरेन्काइमा है। जहाँ कोई टिश्यू नहीं है वहाँ पर पैरेन्काइमा आपको दिखेगा, ठीक। और पैरेन्काइमा जो होते हैं वो आपके लिविंग होते हैं, है ना, लिविंग होते हैं। जिन पैरेन्काइमा सेल्स का काम फोटोसिंथेसिस करना है, उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और जो जलीय पादप होते हैं उनमें पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं, जो पादपों को डूबने से बचाने का काम करती है, ठीक। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बोलने का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर सामान्य होना चाहिए था, ठीक, उभयनिष्ठ शब्द के स्थान पर। जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जन्म के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों चाहिए, यानी कि दो जनक चाहिए। तो ऐसा होता है लैंगिक जनन के केस में। ये जो बीजाणु निर्माण है, खंडन है, मुकुलन है, ये सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। और अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही काफी होता है। निम्नलिखित में से किस समूह को HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। जो लोग एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं वो भी असुरक्षित, मतलब बिना कॉन्डम का इस्तेमाल किए, एक से ज़्यादा के साथ बिना कॉन्डम का इस्तेमाल किए एक से ज़्यादा के साथ संबंध बनाया जाता है, यौन संबंध बनाया जाता है, तो उनमें HIV का संक्रमण जो है होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है। तो डॉक्टर्स जो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, आला भी बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, स्टेथोस्कोप से हृदय से आने वाली आवाज़ को सुना जाता है, फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुना जाता है, और हृदय से फेफड़ों से आवाज़ जो है डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है बार बार परावर्तित होकर के, है ना, बार बार परावर्तित हो करके। तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहु परावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन द्वारा रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ये NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है, ये साधारण नमक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसे ना कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग धावन सोडा भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। बता चुका हूं आपको मैं, टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाते हैं आपके जो वास्तविक विलयन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं।
जो वास्तविक विलयन होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टार्च है ये अपने आप में कोलॉइड है। ठीक, इमल्शन कोलाइड का एक टाइप है। ठीक, और ये जो मिल्क है ये इमल्शन का ही उदाहरण है। मिल्क अपने आप में इमल्शन है, दूध अपने आप में इमल्शन है, पायस है। ठीक, दूध जो है अपने आप में पायस है, इमल्शन है, और इमल्शन जो है अपने आप में कोलाइड है। और कोलाइड टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, विलियन टिंडल प्रभाव को विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। बी हमारा राइट आंसर। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी या ऊंचाई धनात्मक होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। ठीक, तो मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग धनात्मक लेते हैं और नीचे ऋणात्मक लेते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? तो जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनता है और इस आरएनए से प्रोटीन बनता है। कैसा प्रोटीन बनेगा, इस डीएनए में वो जानकारी जो है छुपी होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती? जो उत्प्लावन बल होता है ये बराबर होता है रो वी जी के। रो वी जी के बराबर होता है। ये जो रो है ये डेंसिटी है, घनत्व है द्रव का, जिस द्रव में वस्तु को डुबाया गया है। ये जो वॉल्यूम है वी, ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वस्तु को डुबोने से जितना द्रव का आयतन विस्थापित हुआ है उसका, जितना द्रव विस्थापित हुआ है उसका आयतन, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो विस्थापित तरल का आयतन पूछा है कि उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है, तो ये प्रभावित जो है करती है। तरल का घनत्व प्रभावित करती है, गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित करती है, वस्तु का घनत्व। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है? तो जिस गोदाम में खाद्यान्न को भंडारित करना होता है, अनाज को स्टोर करना होता है, उसका पहले धूमन किया जाता है, उस गोदाम का धूमन किया जाता है ताकि पीड़कों और कीटों को मारा जा सके। नहीं तो क्या होगा, जो अनाज को भंडारित किया जाएगा वो खराब हो जाएगा। एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? तो ये जो प्रकार्यात्मक समूह है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। ये है कीटोन का, और ये है अल्कोहल का। हमसे एल्डिहाइड का पूछा है तो CHO हो जाएगा। विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय, यानी कि आवेशों के प्रवाह का जो दर होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क स्राव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड है जिसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड, और इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसे हम लोग एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसी को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, है ना, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, लड़ो और भागो हार्मोन। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, है ना, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, है ना, किसी आपात स्थिति में होते हैं, तो उस स्थिति से आपको लड़ने और आप उस स्थिति से आपको भागने
में जो है ये हार्मोन मदद करता है। अगर आप किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में हैं तो उससे लड़ने में, वहाँ से भागने में, है ना, ये हार्मोन जो है रोल प्ले करता है। कहा जा रहा है कि जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है। जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, है ना, जब आप घबराए हुए होते हैं, उस समय आपके बॉडी में क्या सब बदलाव देखने को मिलता है? जैसे मान लीजिए कि आज ही भर आप जिंदा हैं, कल से आप जिंदा नहीं बचेंगे। ये गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, छोड़ो, कुछ और जो है बात करते हैं, है ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये जीने मरने वाला बात जो है छोड़ देते हैं। आप यूँ मान लो कि आप जा रहे थे और आपके पीछे एक भौंकता हुआ कुत्ता जो है पड़ गया है, ठीक ना। एक भौंकता हुआ कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हुआ है और वो कुत्ता जो है आपके नज़दीक आ रहा है, आप डर गए। उस समय जो है आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आएगा ये बता दो आप। क्या ऐसा नहीं होता है कि भाई दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांसें जो है तेज़ चलने लगेगी, तो जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर जाता है, आंखें आपकी ऐसी फटी रह जाती है, गला सूखने लगता है, ठीक। आंखें ऐसे क्यों होती है? ताकि आप ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। वो जो कुत्ता आ रहा है आपके पास भौंकते हुए, आप अलर्ट हो जाएं, है ना, आपकी जो दृष्टि है वो ज़्यादा तेज हो जाए, ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सकें, वहाँ से भाग सकें। इसलिए जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर जाता है, जो रेस्पिरेशन रेट है, सांस लेने की दर है, वो बढ़ जाती है। कारण क्यों है? कारण क्या है? ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, उस ब्लड के साथ कोशिकाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा कोशिकाओं को तो ग्लूकोज को तोड़ करके ज़्यादा ऊर्जा जो है मुक्त कराया जाएगा, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल, वही ऊर्जा जो है आपको चाहिए होती है फाइट एंड फ्लाइट के लिए, ठीक। यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है? नहीं, आपके पाचन तंत्र में जो ब्लड फ्लो वो कम हो जाएगा। ब्लड सारा का सारा कहाँ जाएगा? सारा नहीं, मतलब ब्लड फ्लो जो है हमारे पेशियों में बढ़ जाता है, क्योंकि देखो आपको उस सिचुएशन से लड़ना है, उस सिचुएशन से भागना है, तो वहाँ पर आपके पेशियों का रोल है, पेशियों का रोल है। तो पेशी कोशिका के पास जो है वो ऊर्जा जो है बढ़ानी होगी, और ऊर्जा जो है वो कैसे मुक्त होती है? हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसीलिए जो ब्लड फ्लो है वो पेशियों में चला जाता है ताकि ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा जाए। इसलिए हार्ट रेट और जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके पेशी कोशिकाओं में। यह पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति कम कर देता है और इसे कंकाल की पेशियों की ओर निर्देशित करता है। सही है। यह शरीर की तनाव या आपात स्थिति में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। सही है। तो इस हार्मोन का जो काम है ना, ये समझना बड़ा ही आसान है। आप किसी भी अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा लो, आप फंसा लो, आपके बॉडी में देखो कैसा बदलाव आते हैं, इसी हार्मोन का देन होता है। गलत कथन चुनना था तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? जल्दी शादी करना, जंक फूड खाना, स्वच्छता की अनदेखी, स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा देखभाल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक एक्स का एक पीला अवक्षेप बनता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। मुझे लगता है ये रिएक्शन तो आप लोगों को रटा होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके। किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है? देखो, पुरुष के अंदर जो है ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसेस है ना, कुछ ही घंटों में हो जाता है, जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके। यानी जो वीर्य होगा
जो वीर्य होगा इसमें शुक्राणु नहीं होगा, लिंग से जो वीर्य आएगा उसमें शुक्राणु नहीं होगा क्योंकि शुक्राणु आया ही नहीं। तो बोला रखा है कि किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है, तो ये जो सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। तो पुरुष अपना जो नसबंदी है वो 1 से 2 घंटे में करवा सकता है, 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद जो नॉर्मल लाइफ इंसान जीता है वैसे जी सकता है ना। तो एक कुछ ही मामूली सा देखो लिखा हुआ है, मामूली सर्जिकल प्रक्रिया है। पुरुष नसबंदी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टमी बोलते हैं, है ना, वैसेक्टमी बोलते हैं। तो जब एक पुरुष अपना नसबंदी करवा लेता है तो नसबंदी होता है कैसे है, ये जो शुक्रवाहिका है जो अधिवृषण से शुक्राणु को मूत्र मार्ग में लेकर के आने का काम करता है, उसको रास्ते में काट करके बांध दिया जाता है। मान लो ये पाइप है, इसको यहाँ से काट दिया जाएगा और बांध दिया जाएगा, वास डिफरेंस हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो पुरुष नसबंदी के लिए अंग्रेजी टर्म है वैसेक्टमी, है ना, वैसेक्टमी। यह मामूली सा सर्जिकल प्रक्रिया है। अगर एक पुरुष अपना नसबंदी करवा लेता है उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, तो अगर वो यौन संबंध बनाता है उससे कभी भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो ये आपके सिलेबस से बाहर का सवाल है, पूछा गया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो आपको पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया जो आपको पढ़ना नहीं है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है पढ़नी है, ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको पढ़नी है। वे ऋणात्मक आवेश से शुरू होते हैं और धनात्मक आवेश पर समाप्त होते हैं, ये ठीक उल्टा बोल रखा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होता है। जो मेरा साइंस फाउंडेशन का कोर्स है ना, जो साइंस फाउंडेशन का कोर्स है ऐप पर, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि साइंस फाउंडेशन का कोर्स जो है वो काफ़ी डीप में है, जितना रेलवे में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है। बंद लूप बना सकती है, गलत हो जाएगा। ये बंद लूप बनाने का काम जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करती है, ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं करती है। वे कभी प्रतिषेध नहीं करती, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। वे हमेशा सीधी रेखाएं होती है, जरूरी नहीं है ना, हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती है। कौन सा कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत क्या है, जस्ट हम लोगों ने अभी चर्चा किया, ध्वनि के बहुल परावर्तन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है। तो भौतिक गुणधर्म जैसे कि गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, चालकता है ना, रंग है, चमक है, ये सारे। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलत हो जाएगा। धातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, गलत हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः भंगुर होती है और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती है। ये तीनों के तीनों जो भौतिक गुणधर्म है ये तो अधातु के बारे में है ना, अधातु के बारे में है। धातुएं ध्वनिक होती है और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, सही है। धातुएं जो है वो ध्वनिक होती है, टकराने पर आवाज आती है, टंडन की आवाज आती है। एथेनॉल किस प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रणीय है। तो एथेनॉल में जो एथेनॉल होता है इसमें ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसके कारण ये जल में घुल जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह OH के कारण। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो जल है इसमें भी OH है और इसमें भी OH है, इसलिए घुल जाता है। एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, यानी सरल रेखा में पिंड चल रहा है, पिंड सरल रेखा में चल रहा है, लेकिन उसकी चाल जो है वो बदल रही है। यानी कि जो वेग है ये नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं है, दिशा तो एक समान है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, लेकिन स्पीड एक समान नहीं है, वेग नियत नहीं है। 10 सेकंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है। औसत वेग कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है और टोटल टाइम 10 सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
किसी गतिशील पिंड को विश्राम अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होता है। अब एक पिंड जो है वो गतिशील है, अब उसको रेस्ट में लाना है ना, उसको रोकना है तो एक बल लगाना पड़ेगा। उस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया यही पूछा गया है। कार्य बराबर होता है हाफ m v² माइनस u²। कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो आप यहाँ पर हाफ m, ये अंतिम चाल है, क्योंकि पिंड को लास्ट में रुकना है तो अंतिम चाल 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। पहले पिंड जो है कुछ न कुछ स्पीड से चल रही, पहले जो है पिंड कुछ न कुछ स्पीड से चल रहा था, कुछ न कुछ उसके पास चाल जो है वो थी, तो मान लो u ही थी, तो u का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर आ गया माइनस हाफ m/u², और ये गतिज ऊर्जा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन से इसका लेना देना नहीं है क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। ये लिपिड का निर्माण जो है करती है ना, लिपिड का निर्माण करती है। तो लिपिड के निर्माण के लिए SER है और प्रोटीन के निर्माण के लिए RER है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सोमा है ना, ये जो सोमा है इसी को सेल बॉडी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी आता है और साइटोप्लाज्म भी आता है, ठीक। और जो सेल बॉडी से बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली जो प्रोसेसेस निकलते हैं, ब्रांचेज निकलते हैं, उसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक साथ मिला दो तो इसी को हम लोग सोमा बोलते हैं, इसी को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, हिंदी में कोशिका काई बोलते हैं। विषमांगी मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है? नहीं, यौगिक अलग पदार्थ है और मिश्रण जो है अलग पदार्थ है, ठीक। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बनता है उनके गुणधर्म यौगिक नहीं दिखाते हैं। जैसे सोडियम, इसको अगर आप वायु में लेकर के आते हैं या जल में डालते हैं तो इसमें आग पकड़ लेगा। क्लोरीन गैस जो है ये हानिकारक गैस होती है, लेकिन इन दोनों तत्वों से मिलकर एक यौगिक बनता है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक बोलते हैं, और उस नमक को हम खाते हैं। तो जो यौगिक बना सोडियम क्लोराइड, उसमें ना तो सोडियम का गुणधर्म है ना ही क्लोरीन का गुणधर्म है। तो जब एक यौगिक का निर्माण होता है तो जो यौगिक के घटक होते हैं वो अपने गुणधर्म खो देते हैं। मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो विषमांगी मिश्रण हो, कोई सा भी मिश्रण हो, उसमें घटक के गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो यौगिक की तरह व्यवहार करता है? नहीं होगा ऐसा। इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है? इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है? नहीं। जैसे नमक पानी का घोल अगर हम लेते हैं, नमक पानी का घोल लेते हैं तो पूरे मिश्रण में नमक पानी का जो बोल सकते हो कि अनुपात है, कहीं से भी आप उठा लो तो एक समान मिलेगा आपको। जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे मिश्रण में एक समान रहेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि जल और रेत का मिश्रण लेते हो तो कहीं पर आपको जल में रेत ज़्यादा दिखेगा, कहीं पर कम दिखेगा, गलत हो जाएगा। घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल अलग किया जा सकता है। जैसे विषमांगी मिश्रण जो है कोलाइड भी हो सकते हैं, तो कोलाइड के घटकों को अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रण करते हैं। और अगर मान लो कि निलंबन है, जैसे रेत और जल का मिश्रण है, उसे अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली हम छान सकते हैं, यानी घटकों को हम अलग कर सकते हैं। कोई सा भी मिश्रण हो हम उसके घटकों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नमक पानी का घोल में है, नमक पानी का घोल है, हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। तो घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, ये सही है, ठीक। यौगिक की तरह व्यवहार करता है, गलत है। संरचना पूरी तरह एक जैसी होती है, गलत है, ठीक ना। संरचना पूरी तरह एक जैसी होती है, गलत है। घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी टाइप के मिश्रण में घटकों को अलग किया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, किसी भी टाइप का मिश्रण हो
जो पदार्थ है अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक कार विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। देखो अंतिम वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और प्रारंभिक 0 है, समय लगा 4, ये बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योग के रूप में उपयोग किया जा सकता है? देखो हम एथेनॉल का जो इस्तेमाल है अकेला फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, यानी किसी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। हम अकेले एथेनॉल का इस्तेमाल भी एज अ फ्यूल कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। और हम पेट्रोल को अच्छे से जलाने के लिए एज एडिटिव भी हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, यानी योगज के रूप में भी हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और हम ईंधन के रूप में भी एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से एथेनॉल का, कौन से अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल का किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो अल्कोहल है वो एथेनॉल ही है। राइट। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से जो पदार्थ है वो फैलता है तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी घट जाएगा, तो घनत्व जो है वो घटता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवतल लेंस में हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हमेशा सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो वास्तविक काट दो, बड़ा काट दो, प्रतिबिंब सदैव आभासी और विपरीत दिशा में होता है, काट दो। प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान दिशा में होता है, मतलब जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब बनता है। सही है, जिधर वस्तु हो उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तभी तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम वस्तु को इधर डालेंगे इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? यानी हम फसलों को बचाएंगे और किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी जीव का इस्तेमाल करेंगे या फिर जीवों से प्राप्त पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जैविक विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो कीट शिकारियों को शामिल करना, भाई कीट को मारने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे प्रकार के जीव का इस्तेमाल करेंगे जो कीटों को मारने का काम करेंगे। ठीक, जैविक विधि मतलब जिसके अंदर क्या हो? जान हो, सजीव, हम किसी सजीव का इस्तेमाल करेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है? कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलय और विलायक दोनों द्रव है? देखो ये ना मिस्टेक है यहाँ पर सवाल में ना, जब आपसे पूछा गया था एग्जाम में तो यहाँ पर तत्व लिखा हुआ था, तत्व, यानी विलय भी तत्व है, विलायक भी तत्व है, सॉल्यूट भी एलिमेंट है और सॉल्वेंट भी एलिमेंट है, और जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनस है, जो विलयन है वो समांगी है। तो देखो पानी जो है वो तत्व तो नहीं है, कार्बन तत्व है। हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन जो है तत्व है, ऑक्सीजन जो है तत्व है, और हवा जो है अपने आप में समांगी मिश्रण है। सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बुरादा, अब देखो सल्फर तत्व है, लोहा तत्व है, लेकिन जो इनका मिश्रण होता है वो समांगी नहीं होता है। पानी में घुली चीनी ना तो चीनी तत्व है ना ही पानी तत्व है, दोनों के दोनों यौगिक है। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है, तो देखिए जो असंतुलित बल होता है यही बल किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अगर मान लीजिए वस्तु की वर्तमान अवस्था है कि वस्तु जो है वो गतिशील है, तो अगर आप संतुलित बल लगाएंगे तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु जो है गति में पहले भी थी बाद में भी रहेगी। ठीक, लेकिन अगर आप असंतुलित बल लगाएंगे तो गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि रेस्ट में है और आप इस पर संतुलित बल लगाते हैं तो इसके इस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु जो है पहले भी रेस्ट में थी बाद में भी रेस्ट में रहेगी।
लेकिन अगर आप असंतुलित बल लगाते हैं तो इसके विराम की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब भी हम वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे हमें असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। असंतुलित बल लगाना पड़ेगा मतलब कि वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल है उसका मान 0 नहीं होगा, है ना, 0 नहीं होगा। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है, यानी मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला और ये अनुमस्तिष्क। ये जो मेरुरज्जु है ये मेडुला से कनेक्टेड होता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है इसी का भाग प्रमस्तिष्क होता है और मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग यही अग्र मस्तिष्क होता है। अगर अग्र मस्तिष्क दिख जाए ऑप्शन में तो उसे टिक मारेंगे, नहीं तो प्रमस्तिष्क को टिक मारेंगे, ठीक। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के भीतर है ना। ये जो ऊपर से जो आप हड्डी देख रहे हो ये खोपड़ी है ना। पूरा जो एक गुफा है वो खोपड़ी है, उसके भीतर जो है ब्रेन है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फुलेरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है। तो कार्बन का एक अपरूप है फुलेरीन, इसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं। पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है। जाइलम का काम होता है जल और खनिज का परिवहन करना और फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। ए हमारा राइट आंसर, जाइलम जल और खनिज का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है, सही है। 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने से 4 सेकंड बाद रुक जाती है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा देखो, जो आंसर आपको चाहिए वो एसआई मात्रक में चाहिए, न्यूटन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ना 5/18 से गुना करके कन्वर्ट कर लेंगे एसआई मात्रक में। तो ये 18 चौके में 72 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 गुना में 5 हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग 0 है, समय लगा 4 सेकंड का। पूछा क्या है, अनुप्रयुक्त बल कितना है, यानी ब्रेक ने कितना बल लगाया इस कार को रोकने के लिए। कार का द्रव्यमान आपको दिया गया है कि 80 किलोग्राम है। तो बल निकालते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, ठीक। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बट्टे में समय जो है 4 सेकंड है। तो ये 80 गुने में हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा 8 पंचे में 40 -40 और 2 जीरो और डालेंगे तो -400 न्यूटन। ये माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि जिस दिशा में कार चल रही थी उसके विपरीत दिशा में बल लगाया गया, तभी तो कार रुकेगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसकी बात की जा रही है, उसमें होता है। तो इसमें है जो ये थोरैसिक कैविटी है, इसमें जो हमारे फेफड़े जो है, लंग्स जो है वो है, और जो हमारा हार्ट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये अल्कोहल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है और कीटोन का CO होता है। गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होती है। देखो, चाहे गोलीय लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। यानी दोनों के केस में जो है आप देखेंगे 2F1 है ना, दोनों के केस में आपको 2F1 2F2 आपको देखने को मिलेगा। अवतल लेंस में भी आपको 2F1 2F2 देखने को मिलेगा और उत्तल लेंस में भी आपको 2F1 2F2 देखने को मिलेगा। यह स्टेटमेंट सही है। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है, यानी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र ये दोनों जो कॉन्साइड कर जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। प्रकाशिक केंद्र जो है वो दर्पण का जो
बीच का बिंदु होता है उसको हम लोग मानकर चलते हैं, और वक्रता केंद्र जो है मुख्य अक्ष पे होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, चाहे वो उत्तल हो अवतल हो, 2 होंगे। 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, सही है। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पर 2F1 होता है, यहाँ पर F2 होता है, यहाँ पर 2F2 होता है, ठीक। और ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, और ये प्रकाशिक केंद्र होता है। कथन सही नहीं है, वो चुनना था, बी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है, यानी जंतुओं में ऊतक का उदाहरण नहीं है। अस्थि अपने आप में संयोजी ऊतक है, रुधिर अपने आप में संयोजी ऊतक है, पेशी अलग प्रकार का ऊतक है, न्यूरॉन ऊतक नहीं है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक का भाग है, जो तंत्रिका ऊतक है उसी का एक पार्ट है, उसी की कोशिका है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर के जो है तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, तो ये अपने आप में एक कोशिका है न्यूरॉन। ये जो ब्लड है, ये जो बोन है, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। संयोजी ऊतक के 2 प्रकार हैं, और पेशी जो है अपने आप में एक अलग प्रकार है ऊतकों का। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, ये अस्थि और रुधिर, ये दोनों के दोनों संयोजी ऊतक हैं। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन में pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो pH और H+ की जो सांद्रता होती है इसमें उल्टा संबंध होता है। H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है जितना ज़्यादा होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, तो pH घटता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? यानी जब निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जो भ्रूण बनता है वो कहाँ जाकर के प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय की दीवारों से, गर्भाशय की दीवारों से, यूट्रस लाइनिंग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जो अंडवाहिनी है इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तब जाकर के जो है भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से जाकर के चिपकता है, ठीक। और निषेचन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर अंडा का आना होता है, और ये अंडा जो है इस अंडाशय से निकलता है। जो योनि है महिला के अंदर, जो योनि है और जो ये गर्भाशय है, इसको कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक। यानी पहले योनि आएगा, योनि उसके बाद गर्भाशय आएगा, और योनि और गर्भाशय को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसे हम लोग गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? मतलब सबसे फास्ट जो है कणों की गति होती है, सबसे तेज होती है गैस में। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये जो है अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन के लाभ जो है ये आपका जो है अवकरण होता है ना, अवकरण होता है। प्रोटॉन की हानि, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु को छोड़कर आते जाते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि जो है ये ऑक्सीकरण होता है ना, ये ऑक्सीकरण होता है। जैसे सोडियम है, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो हम बोलेंगे सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे क्लोरीन है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो बनेगा क्लोरीन माइनस, हम बोलेंगे क्लोरीन का अपचयन हुआ है, अवकरण हुआ है। ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है तो सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का काम जो है ये सिलरी मसल करती है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके। अभी हम लोगों ने देखा था जब हम पास की वस्तु देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। तो ये जो सिलरी मसल है ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिससे जो लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ता है घटता है, जिससे फोकल लेंथ जो है एडजस्ट होती है, ताकि हम सही पास की वस्तु दूर की वस्तु को देख सकें। हमारे आँख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये प्यूपिल करती है, और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम ये आइरिस करता है। आइरिस जो है हमारे आँख का रंगीन भाग है। हर इंसान में ये जो आइरिस है ये यूनिक है,
है ना। जो हम फेस लॉक लगाते हैं तो उसमें हमारे आइरिस को ही स्कैन किया जाता है, क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति का आइरिस एक जैसा नहीं हो सकता है ना। सब के केस में आइरिस जो है वो बिल्कुल ही यूनिक है। और रेटिना पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² हो जाएगा। हाफ m का मान 2 किलोग्राम हो जाएगा, v का मान 3 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर 9 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाही का उच्छेदन यानी कि वेसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी पुरुषों से संबंधित है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि पुरुषों के केस में जो वेसेक्टमी है यानी कि पुरुष नसबंदी है उसमें शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। हमारे देश के अंदर वेसेक्टमी जो है वो कॉमन नहीं है, पुरुष जो है अपना नसबंदी नहीं करवाता है, महिलाएं जो है अपना नसबंदी करवाती है, तो इसे हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। जो डिंबवाहिनी नलिका होती है, जो अंडवाहिनी नलिका होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट करके बांध दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है, यानी इसके एक अणु में 2 परमाणु होंगे और वो अधातु तत्व है। मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, हीलियम अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। वैसे जो डाइएटॉमिक है वो एक ही है, ऑप्शन में ए में। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो जो प्रतिरोधकता है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि भाई टेम्परेचर क्या है और मटेरियल क्या है। तो बोलेंगे सामग्री यानी कि मटेरियल की नेचर पे। चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है, ना कि ये प्रतिरोधकता। कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है। एल्यूमिनियम जो है अपने आप में एक धातु है और धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनता है लवण, है ना। AlCl3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसको संतुलित कर देना है। एक एल्यूमिनियम यहाँ पर है, एक एल्यूमिनियम यहाँ पर है। यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर एक ही है, तो हम क्या करते हैं इसको 3 कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। अब क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन हो गया है ना। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर अब है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 ही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 6 कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 6 क्लोरीन के एटम्स हो गए जबकि यहाँ पर 3 ही हैं, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6 क्लोरीन के एटम्स हैं। अब लेकिन यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं जबकि यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इसको बनाया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, है ना। ऐसे ही बनाया जाता है, दिमाग लगा करके, तुक्का मार मार करके। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, है ना। ये विकल्प तो ऐसे ही कट जाता है क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पर 6 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो ये कट जाएगा। ऐसे बनाने से अच्छा है कि आप ऑप्शन ही चेक कर लो। इस तरह के सवाल आए तो ज़्यादा आसान है। एल्यूमिनियम का 1 एटम है, एल्यूमिनियम का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, ये कट जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, ये दोनों एक ही तत्व के परमाणु हैं। इनकी परमाणु संख्या एक समान होती है, 17 है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या नाभिक में एक समान है, परमाणु संख्या एक समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाता है। और परमाणु द्रव्यमान अपने आप में भौतिक गुणधर्म है, तो हम बोल सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म अलग अलग है। तो समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि जब हम एक सोलेनॉइड से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसके कारण यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इसके फेरे में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन राइट आंसर।
निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि जो है वो करती है? तो ये हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में भी जो द्विखंडन होता है वो सबसे तेजी से जनसंख्या में वृद्धि को सुनिश्चित करती है। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गहराई के साथ स्थिर रहता है, गलत हो जाएगा। गहराई के साथ जो है अगर हम डेप्थ को बढ़ाते हैं तो जो जी का मान है वो घटता है और पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते 0 हो जाता है। यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, गलत हो जाएगा। इक्वेटर पे जो जी का मान है वो कम होता है और पोल पर ज़्यादा होता है, तो समान हर जगह नहीं होता है। यह ऊंचाई के साथ घटता है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम हाइट इंक्रीज करते हैं पृथ्वी से तो जी का मान जो है घटता है। यह पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ता है, नहीं घटता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि ये स्रोत है, यहाँ से जो है ध्वनि निकलती है, ये परावर्तक सतह है, ध्वनि ऐसे जाती है और फिर ऐसे लौट करके आती है, ठीक। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितनी चली जाएगी? देखो ये जो स्रोत है और ये जो परावर्तक सतह है वो 17 मीटर है, तो 17 मीटर ध्वनि जाएगी और फिर लौट करके आएगी भी, तो 17 गुने में 17 हो जाए, 17 प्लस 17 हो जाएगा, 17 प्लस 17 हो जाएगा 34 मीटर। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल होता है, तो यहाँ पर चाल होगा और यहाँ पर 340 हो जाएगा। तो 34 बट्टे में 340 से 1 बट्टे में 10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 सेकेंड। बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो बड़े डैम्स होते हैं और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो बड़े डैम्स होते हैं वो पानी को रोकने का काम करते हैं, पानी के प्रवाह को कम करने का काम करते हैं, जिससे बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ में पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये डैम्स जो है पानी के बहाव को कम करते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी के बहाव को कम करने से क्या होता है कि बाढ़ में नियंत्रण होता है ना, बाढ़ नियंत्रण होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार फिर से आपको आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।